हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे ट्रिकल डाउन अप्रोच और आज के सिनारियो में देखेंगे कैसे ये वर्क करती है। तो पहले समझते हैं कि ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या होती है। ट्रिकल डाउन बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट रहा है 1980s के ड्यूरेशन में। बहुत सारी इकोनॉमीज ने इसको अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की थी, ठीक है। और ट्रिकल डाउन अप्रोच में क्या होता था कि जो गवर्नमेंट्स होती थी कंट्रीज की, वो टैक्स रिबेट्स प्रोवाइड कर देती टू द रिच, है ना। जो रिच प्रोड्यूसर्स हैं उनको टैक्स रिबेट देती थी। अब इससे क्या होता था, गवर्नमेंट का मानना था कि इससे इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट बढ़ेगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा बढ़ेगी। और साथ-साथ अगर उनको टैक्स रिबेट मिलेगा तो उनकी परचेज़िंग पावर बढ़ जाएगी, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे इकोनॉमी के अंदर। और भाई जब भी एक्सपेंडिचर होता है इकोनॉमी के अंदर तो एक तरफ डिमांड बढ़ती है गुड्स एंड सर्विसेज़ की, और जब डिमांड बढ़ती है तो भाई जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी राइज़ करेंगी। क्योंकि अगर गुड्स एंड सर्विसेज़ की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस है, तो ड्राइव डिमांड भी बढ़ती है। ड्राइव डिमांड फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, आउटपुट इंक्रीज़ होगा, इनकम इंक्रीज होगी लोगों की, और माना जाता है कि इससे जो इनइक्वलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जैसा माना जाता था, इसने उस तरह से काम नहीं किया। इसने क्या किया यहाँ पर कि ये जो लोगों को टैक्स रिबेट्स मिले, इन्होंने उसको इन्वेस्टमेंट में या फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन या एक्स्ट्रा डिमांड करने में, गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें खर्चा नहीं करा, बल्कि इन्होंने उसका यूज करा बायबैक ऑफ स्टॉक्स में। यानी कि जो मार्केट में इन्होंने स्टॉक्स इशू किए हुए थे, इक्विटी शेयर्स इशू किए हुए थे या शेयर्स इशू किए हुए थे, उनको बायबैक करने में, वापस खरीदी। अब बताओ इससे क्या फायदा हुआ। ठीक है, मार्केट में सिर्फ स्टॉक कौन खरीदता है, कोई गरीब लोग तो खरीदते नहीं है स्टॉक, है ना। तो ना इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई इंक्रीमेंट हुआ, ना किसी चीज में, बस इन्होंने बाय बैक कर लिया स्टॉक, यानी कि अपने इक्विटी शेयर्स, अपनी जो होल्डिंग्स थी और कंपनी की ओनरशिप थी, उसको कंप्लीट करने पे इसका खर्चा किया। उसके अलावा इन्होंने एंजॉय करना शुरू कर दिया। एंजॉय कैसे करना शुरू किया, बेसिकली वो कंट्रीज जो इस तरह के टैक्स रिबेट्स देती हैं उनको टैक्स हेवंस माना जाता है। माना जाता है कि भाई वाह, मजा आ गया, ये कंट्री तो वो है जहाँ पर टैक्स देने की बजाय सब्सिडीज का बेनिफिट देती है लोगों को। और इस तरह से क्या होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी कंपनियों को और ज़्यादा नंबर्स में रजिस्टर करा लेते हैं और उसका बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं, टैक्स रिबेट्स का। अब इससे क्या होता है कि आप देख रहे हो कि जो लोग हैं जिनके पास पैसा है, उन्होंने अपनी अपनी कंपनीज को रजिस्टर कराना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, जो नंबर ऑफ मिलीनियर्स है ना वो बढ़ने शुरू हो गए, यानी कि जो करोड़पति लोग हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। मतलब वो उतनी तेजी से बढ़ रहे थे जितनी तेजी से गरीबी भी बढ़ रही थी, गरीब लोग भी बढ़ रहे थे, ठीक है। तो समझ सकते हो मतलब कितना कंट्राडिक्टरी है ये। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अब क्या होता है, एक और चीज समझ लो इसमें। जैसा अगर मैंने बोला कि भाई अब रिच पीपल जो है उनको तो टैक्स पे नहीं करना है, उनको तो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है या उनको टैक्स रिबेट दे रही है, तो गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ अर्निंग तो कुछ ना कुछ होगी, यानी कि उसको वो तो अर्न कर रही होगी ना कहीं से, कहीं ना कहीं तो टैक्स लगा रही होगी। तो किस पर लगा रही होगी, वो या फिर तो अपर मिडिल क्लास पर लगा रही होगी, या लोअर मिडिल क्लास पर लगा रही होगी, या इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। जीएसटी इंट्रोड्यूस करके हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिकली उन लोगों को भी टैक्स पे करना पड़ता है आज के समय में जो टैक्स पे करने की कैपेसिटी में नहीं है, ठीक है। उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो टैक्स रेट्स हैं ये कंप्लीटली अनफेयर हो जाते हैं, ठीक है। विच लीड्स टू मोर इनकम इनइक्वलिटी। इससे जो डिवाइड है ना, इकोनॉमिक या सोसाइटी का जो डिवाइड है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अभी मैंने इसमें डायग्राम में तो फिलहाल ट्रिकल डाउन अप्रोच के बारे में ही है। ये जो डायग्राम है ट्रिकल डाउन अप्रोच से रिलेटेड है। ये क्या कहता है यहाँ पर, डायग्राम कहता है यहाँ पर ये जो लोग हैं ये वाले, ठीक है, इनको माना जाता है कि ये अपर मतलब रिच क्लास लोग हैं, है ना, रिच पीपल हैं, रिच इन्वेस्टर्स हैं। इनको माना जाता है कि ये रिच इन्वेस्टर्स हैं, रिच पीपल हैं, और इनको गवर्नमेंट, देख रहे हो आप, इनका ग्लास भरा जा रहा है। इसका मतलब है इनको टैक्स रिबेट्स दी जा रहे हैं, इनको सब्सिडीज दिए जा रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं ग्लास को भरते भरते छन छन के, ठीक है, ये सब कुछ कहाँ आएगा, इन लोगों के पास आएगा जो जिनके ग्लास खाली हैं, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है, इनके पास आ जाएगा। इसको बोला था ट्रिकल डाउन अप्रोच, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो ये ट्रिकल डाउन अप्रोच फेल हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, 2022 के कॉन्टेक्स्ट में या 21 टू 22 के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये एकदम अपोजिट वे में काम कर रहा है, ठीक है। ट्रिकल डाउन तो नहीं हो रहा, मतलब इनइक्वलिटी बढ़ तो नहीं, मतलब कम तो नहीं हो रही है, इनइक्वलिटी कम नहीं हो रही, बल्कि इनइक्वलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। प्राइस कम होने की बजाय, आउटपुट सप्लाई बढ़ने की बजाय, वो क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने की बजाय बल्कि कम हो रही हैं, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको बोला यहाँ पर कि जो ट्रिकल डाउन है वो कन्वर्ट हो चुकी है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही है, वो उसको बोल रहे हैं अब ट्रिकल अप हो गया है ये, ठीक है। यहाँ पर एक और इमेज है, बेसिकली ये वही इमेज है जो मैं भी आपको बता रहा था कि जो रिच सेक्शन है उनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनको टैक्स रिबेट्स दिए जा रहे हैं, टैक्स ब्रेक दिए जा रहे हैं, उसके अलावा जो सब्सिडीज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। पता चला इनका बर्डन किस पर आ रहा है, उन लोगों पर जो गरीब हैं, ठीक है, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जीएसटी का बर्डन अब हर किसी को, जीएसटी तो हर किसी को पे करना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली जो रिच पीपल है उनके लिए तो वो कुछ भी अमाउंट नहीं होता, लेकिन पुअर्स के लिए तो बहुत ज्यादा होता है। तो अल्टीमेटली पुअर्स पे कर रहे हैं, पुअर्स पर उसका बर्डन आ रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है इनइक्वलिटी किस तरह से क्रिएट कर रही है, इंसेंटिव्स ये जो दे रही है गवर्नमेंट, ये किस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ये इनइक्वलिटी को कम करने की बजाय बढ़ाने पर ज्यादा काम कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ट्रिकल अप अप्रोच को समझने के लिए। तो यहाँ पर लिया
लिया कि भाई एक हम ले लेते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे और उन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में सोचकर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आ रहे हैं, जिससे क्या होता है जो प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल है वो कंटिन्यूअसली राइज कर रहे हैं। अब आप बताइए जो प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल है अगर वो राइज करेंगे तो भाई मुझे लगता है कि ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी मतलब अगर कोई भी प्रोडक्शन जो क्रूड ऑयल पर बेस्ड होता है, ठीक है, डीजल या पेट्रोल पर बेस्ड होता है, कोई भी प्रोडक्शन जो क्रूड ऑयल पर बेस्ड होता है यानी कि डीजल एंड पेट्रोल पर बेस्ड होता है, ठीक है, वो उसके अलावा डीजल एंड पेट्रोल पर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन तो है इंपॉर्टेंट। मुझे तो लगता नहीं कि ऐसी कोई चीज है आज के समय में जिसका ट्रांसपोर्टेशन ना होता ही है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगातार बढ़ती चली आ रही है बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। और इससे क्या होता है कि जब प्राइस राइज क्रूड ऑयल के होंगे तो हर वो चीज जो इस पर डिपेंड करती होगी उसके भी प्राइस राइज होंगे। ठीक है, बेसिकली क्या क्रिएट कर रहा है, इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है। और इन्फ्लेशन नहीं बोल सकते इसको, इसको आपको बोलना होगा एक तरह से ये स्टैगफ्लेशन है। ठीक है, अब क्या होता है स्टैगफ्लेशन, इसको समझ लेते हैं। हाँ, स्टैगफ्लेशन होता है कि जब भी क्या होता है कॉस्ट राइज होती है मार्केट में, जब भी कॉस्ट राइज होती है तो इसके दो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एक तरफ तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस राइज कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होता है। तो आप देखोगे ना, मतलब ये दोहरी मार है, इकोनॉमी बढ़ रही है या लोगों पर पड़ रही है। एक तरफ तो गुड्स एंड सर्विसेज वो उनके लिए अनअफोर्डेबल होती चली जा रही हैं, उनको परचेजिंग कैपेसिटी से बाहर जा रही हैं। दूसरी चीज जो उनके पास रोजगार है, जो उनके पास काम है, वो भी छिनता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं कुछ। तो इसी को हम कह सकते हैं कि यही एक तरह से ट्रिकल अप अप्रोच है जिसमें प्राइस डाउन होने की बजाय, ठीक है, वो राइज होने शुरू हो गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की बजाय अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं। तो और हाँ, एक और चीज है इसमें, ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई आजकल अगर आप लोग देखोगे तो ये जो ट्रिकल अप अप्रोच है, क्या ये खुद ब खुद क्रिएट हुई है? नहीं, बल्कि ये क्रिएट की गई है, ये वेल कंस्ट्रक्टेड है ना। ये कंस्ट्रक्टेड शॉर्टेज है जो इन डेवलप्ड नेशंस ने एक दूसरे से लड़ के झगड़ के क्रिएट की हुई है। ठीक है, ये जानबूझकर क्रिएट की गई शॉर्टेज है। और इससे क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस राइज कर रहे हैं। इनको तो कुछ नहीं है, ये तो फिर से सारे रिच नेशंस हैं। लेकिन जो पुअर नेशंस हैं, पुअर कंट्रीज हैं, जहां पर इसके कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने को मिलेंगे, वो लोग शायद इस तरह की सिचुएशन से बहुत मुश्किल से उभर पाएंगे। तो जब ये कॉन्टिन्यूसली प्राइस राइज कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो ऑयल प्राइसेस हैं कॉन्टिन्यूसली राइज कर रहे हैं। इससे जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो कंपनी हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनके प्राइसेस में भी चेंज आ रहा है, बढ़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि भाई जो मेन मार्केट है, जो गुड्स एंड सर्विस मार्केट है, वहां पर भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी। ठीक है, उसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है वहां पर भी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, कभी भी ये फॉल हो जाएगा, कभी भी राइज शो करेगा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली सप्लाई शॉक है इसकी वजह से प्राइस हाइक होंगे। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। और इसी को मैंने बोला कि भाई यही क्या होगा, स्टैगफ्लेशन भी है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रिकल डाउन है वो मीट अप हो जाता है विद द ट्रिकल अप अप्रोच। ठीक है, जहां पर हम सोचते थे कि भाई ट्रिकल डाउन अप्रोच से इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद प्राइस कम होंगे और ज़्यादा आउटपुट क्रिएट होगा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम हो जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। लेकिन वो ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, क्या हुआ, प्राइस सप्लाई भी नहीं बढ़ी गुड्स एंड सर्विसेज की, वो लगातार कम हो रही है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चल जा रही है। जब ऐसा होगा तो भाई प्राइस बढ़ेंगे, दूसरी चीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, यानी कि एकदम अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है इस समय। ठीक है, तो आज के टॉपिक का पर्पस यही था कि मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज दे सकूं कि भाई किस तरह से ये जो वॉर है या इस तरह की जब भी क्राइसिस आते हैं इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो कोविड का ड्यूरेशन में हो या रशिया और यूक्रेन के ड्यूरेशन में हो, ठीक है, रशिया और यूक्रेन क्राइसिस की बात हो, तो इस आज के टॉपिक का पर्पस यही था कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि किस तरह से ये जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल क्राइसिस होते हैं, ठीक है, या कोई पेंडेमिक होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमीज पर, किस तरह से वो वर्क करती हैं, किस तरह से वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं इकोनॉमीज पर। ठीक है, और क्यों हम 2020 से मतलब जब से कोविड आया है तब से लेके अब तक क्यों रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द इकोनॉमिका को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।